लू शेंग ने तांग जी के सिर को कसकर पकड़ लिया और चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। बेचारे तांग जी की आंखें डर से भर गईं। उसे पसीना आने लगा और वह घबरा गया, क्योंकि उसे पता था कि वह खतरे में है। तांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लू शेंग के हमला करने से ठीक पहले सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो गया। तांग जी ने ऊर्जा क्रिस्टल का बैग उसे सौंप दिया और उसकी आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मार्शलों ने भी ऊर्जा क्रिस्टल से भरे अपने बैग निकाले। दक्षिणी मार्शल को पसीना आने लगा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने अपना सब कुछ उसे सौंपने का फैसला किया। उत्तरी मार्शल ने चुपचाप लू शेंग को देखना शुरू किया और उसका जबड़ा खुला रह गया, जबकि दूसरी तरफ पश्चिमी मार्शल का ध्यान हमारे लड़के पर था और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने भी अपने पास मौजूद सभी ऊर्जा क्रिस्टल लू शेंग को देने का फैसला किया। लू शेंग की आंखें, जो ऊर्जा क्रिस्टल का एक बैग पकड़े हुए था, खुशी से चमकने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने उन्हें देखना शुरू किया और अपना सिर हिलाया, ये समझाते हुए कि यह पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया, जिससे योद्धा के बैग से ऊर्जा क्रिस्टल निकल आए और विशाल ऊर्जा क्रिस्टल की ओर बढ़ने लगे। जब ऊर्जा क्रिस्टल तीव्रता से चमक रहा था, लू शेंग का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके चेहरे पर एक हर्षित मुस्कान दिखाई दी। उसने वार्म अप करना समाप्त कर दिया था और अब उसने तय किया कि वापस लौटने का समय आ गया है। जैसे ही उसने गति पकड़ी और मुस्कुराते हुए छलांग लगाई, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। अन्य योद्धा एक भी शब्द कहे बिना चुपचाप हमारे लड़के को देखते रहे। वह हवाई जहाज की तरह तेजी से आकाश में उड़ने लगा और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चौड़ी हो गईं, ये जानते हुए कि यह एक अभूतपूर्व लड़ाई होने जा रही थी। उसके लिए ये बहुत रोमांचक था। लू शेंग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ऊर्जा के साथ योद्धाओं से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। हर किसी का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसे रोकने या उसका सामना करने की कोशिश करने के बजाय किसी ने भी एक उंगली नहीं हिलाई, ये जानते हुए कि वे उसके जैसे राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते। योद्धाओं की आंखें भय और भ्रम से भर गईं, जबकि कुछ क्रोधित महसूस कर रहे थे। अन्य लोग यह महसूस करने पर सदमे में थे कि वे वास्तव में जीवित थे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि उन्हें जीवित रहने के लिए केवल ऊर्जा क्रिस्टल सौंपना था। एक पल में लू शेंग ने खुद को उनसे दूर कर लिया। डोंग शेंग की नज़र उस पर पड़ी और उसकी आंखें भय से भर गईं। उसके लिए हमारा लड़का एक राक्षस था। ये कल्पना करना कठिन था कि स्तर 8 का कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली हो सकता है। लू शेंग अभी तक स्तर 9 तक नहीं पहुंचा था और पहले से ही कुलीन स्वामी को मारने में सक्षम था जैसे कि वे मक्खियां हों। उसने लू शेंग को मुस्कुराते हुए कल्पना करना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में द्वेष की चमक थी। डोंग शेंग लार निगलने और डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें छत पर फैल गईं। उसके लिए इस योद्धा की तुलना लू शेंग से की जा सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एक आह भरी। इस मामले पर कई बार सोचने के बाद उसे आखिरकार समझ में आया कि दुनिया को चुनौती देने और अपनी अजेयता साबित करने का उसका विचार कितना हास्यास्पद था। डोंग शेंग ने अपनी आंखें खोलीं और एक ईमानदार भाव के साथ महसूस किया कि इस दुनिया में उससे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं। वह लू शेंग की कल्पना करने लगा। जब हमारे लड़के की आंखें चमक रही थीं, तो उसने हेरोल्ड के भतीजे की छाती पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह उड़ गया। डोंग शेंग के लिए यह अफसोस की बात थी कि लू शेंग नहीं आया था, क्योंकि अन्यथा हेरोल्ड का भतीजा इतना घमंडी नहीं होता, ये जानते हुए कि केवल एक राक्षस ही दूसरे को हरा सकता है। दक्षिणी मार्शल का जबड़ा खुला और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लू शेंग के चले जाने पर वह कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उत्तरी मार्शल की नज़र लू शेंग पर टिकी हुई थी। वह ये देखकर सदमे में था कि हमारा लड़का योद्धाओं द्वारा एकत्र किए गए सभी ऊर्जा क्रिस्टल के साथ चला गया था। हेरोल्ड ने इतना शक्तिशाली राक्षस पैदा किया था। ये देखकर उसकी आंखें भय से भर गईं। उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं
उसने अपने दांत बींच लिए और एक आत्मविश्वास भरे भाव से यह स्पष्ट कर दिया कि यदि सेना के भावी देवता लू शेंग यहाँ होते तो वह इस राक्षस का सामना कर सकता था। दक्षिणी मार्शल उसकी ओर मुड़ा, उसे चुपचाप देखने लगा और कुछ हद तक निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, ये जानते हुए कि वह सही था। एक क्रोधित भाव के साथ उसने अपने दांत बींच लिए और यह स्पष्ट कर दिया कि यदि सेना के भावी देवता यहाँ होते तो हेरोल्ड के भतीजे को हराना उसके लिए कुत्ते को मारने जैसा होता। उसके लिए चाहे हेरोल्ड का भतीजा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल उनके सामने शेखी बघार सकता था और जानता था कि वह लू शेंग जैसे मार्शल संत को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। उत्तरी मार्शल उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा, अपने अंगूठे से लू शेंग की ओर इशारा किया और शांत भाव से स्वीकार किया कि वह सही था। उसने खुलासा किया कि यहाँ आने से पहले ही उसे डर था कि कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए उसने ऊर्जा क्रिस्टल का कुछ हिस्सा गुप्त रूप से कहीं और छिपा दिया था, जबकि लू शेंग ने उनसे ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त किए थे। सब कुछ चुरा लिया, उनके पास अभी भी बहुत कुछ था। ये सुनकर दक्षिणी मार्शल शांत हो गया और चुपचाप सोचने लगा। अन्य योद्धाओं ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और क्षेत्र में घूमने लगे। मार्शल भाग्यशाली थे क्योंकि उनमें से लगभग सभी को पीटा गया था, लेकिन उन्हें केवल छोटी खरोंचें आई थीं, जिसका मतलब था कि वे बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि वे खतरे को दूर करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने जश्न मनाने के लिए शराब पीने का फैसला किया। सूरज आसमान में ऊंचा था और द्वीप पर कहीं मार्शल संतों का टॉवर खड़ा था। सभी मार्शल संत सदमे में थे और हेरोल्ड को घेर लिया, ये पूछते हुए कि क्या लू शेंग वास्तव में उसका भतीजा था और क्या हो रहा था। हेरोल्ड ने अपनी बाहें पार की और कोई जवाब नहीं दिया। कम्बरलैंड की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। वह हेरोल्ड के पास गया, अपना हाथ बढ़ाया और एक संदिग्ध भाव के साथ पूछा कि उसके भतीजे को क्या हुआ है। कम्बरलैंड की आवाज़ सुनकर हेरोल्ड अपने विचारों से बाहर आया और एक गंभीर भाव के साथ मुड़ने लगा। स्क्रीन पर हमारे लड़के की लाइव तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। मुस्कुराते हुए वह मार्शल सेंस टॉवर की ओर बढ़ने लगा। सभी ध्यान से देखने लगे और कम्बरलैंड ने स्पष्ट कर दिया कि लू शेंग लेवल 9 तक नहीं पहुंचा था, बल्कि लेवल 8 के सभी योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली था। उसके लिए इसे अब केवल प्रतिभा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। टोपी पहने मार्शल सेंट का ध्यान लू शेंग पर केंद्रित था। एक ईमानदार नज़र से उसने समझाया कि भविष्य में ये बहुत संभावना है कि लू शेंग मार्शल सेंट्स के बराबर हो सकता है। दाढ़ी वाले मार्शल सेंट का ध्यान हेरोल्ड पर केंद्रित था। मुस्कुराते हुए उसने हेरोल्ड का मजाक उड़ाया क्योंकि यह कल्पना करना मुश्किल था कि लू शेंग जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति हेरोल्ड के परिवार से आया था। हेरोल्ड जाल में नहीं फंसा और बस चुप रहा। फियोना की आंखें प्यार से चौड़ी हो गईं। वह अपने पिता के पास गई, अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और एक हर्षित भाव के साथ कहा कि वह इस असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति से शादी करना चाहती है। कम्बरलैंड की आंखें उलझन से भर गईं। वह चुपचाप अपनी बेटी को देखने लगा। फिर उसने अपनी बाहें पार की, अपनी आंखें बंद की और समझाया कि उसे अभी भी लू शेंग के चरित्र और व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने की जरूरत है। उसके आने पर इस बारे में बात करने का फैसला किया। फियोना ने अपने पिता को आश्चर्यचकित नज़र से चुपचाप देखना शुरू किया। उसने अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान आ गई। उसके लिए ये बहुत बढ़िया था। लिन वानवान का ध्यान अपनी माँ पर केंद्रित था। एक जिज्ञासु भाव के साथ उसने अपनी माँ को बताया कि तांग जी हेरोल्ड के भतीजे के हमले का भी विरोध नहीं कर पाया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सभी को जिंदा छोड़ दिया। झांग यू ने अपनी बाहें पार की और उसका ध्यान स्क्रीन पर केंद्रित था। एक ईमानदार नज़र से उसने बताया कि अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि दुनिया में उस क्षमता का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मौजूद है। उसके लिए उसकी तुलना उस व्यक्ति से की जा सकती है। उसकी आंखें भय और आश्चर्य से चमकने लगीं। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और यह महसूस करके आह भरी कि समय बदल गया है। अधिक से अधिक राक्षस नियमों को तोड़ रहे थे और उनकी समझ से परे जा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वह बूढ़ी हो रही थी।
लिन वानवान ने अपनी माँ को देखना शुरू किया और पूछा कि क्या वह लू शेन के बारे में बात कर रही थी। उसने सुना था कि अतीत में उसने मिंजियू के मार्शल संत का भी ध्यान आकर्षित किया था और लगभग उनके अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। उसने पूछा कि क्या ये सच है। एक जिज्ञासु भाव के साथ झांग यू अपनी बेटी की ओर मुड़ी और उसे चुपचाप देखने लगी। फिर उसकी आंखें चमकने लगीं और उसकी निगाहें तान जियायु पर टिक गईं, जो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे उसके पीछे खड़ा था। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तान जियायु को मार्शल संत मिंजियू के रूप में जाना जाता था, जिसने अपने जीवन में कई छिपी हुई प्रतिभाओं की खोज की थी, लेकिन सभी में से सबसे चमकदार रत्न लू शेन को खो दिया था। मुस्कुराते हुए हमारा लड़का उनकी ओर बढ़ने लगा। तान जियायु का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। झांग यू अच्छी तरह जानता था कि उसे अभी भी इस बात का पछतावा हो रहा होगा। तान जियायु की आंखें गुस्से से चमकने लगीं और उसकी नज़र लू शेंग पर टिकी हुई थी। टूर्नामेंट खत्म होने वाला था और सबको लूटने के बाद लू शेंग ने ऊर्जा क्रिस्टल के पीछे जाना बंद कर दिया। इस तरह बाकी लोगों ने बचे हुए समय में ऊर्जा क्रिस्टल इकट्ठा करना फिर से शुरू कर दिया, लेकिन उनमें से ज्यादातर पहले ही लू शेंग द्वारा ले लिए गए थे। कई घंटों तक समुद्र के तल की खोज करने के बाद योद्धा केवल 132 किलोग्राम ही इकट्ठा कर पाए, जो पिछले टूर्नामेंट में एकत्र किए गए धन का लगभग 5वां हिस्सा था। मार्शल संत इकट्ठा हुए और आपस में बातें करने लगे। समुद्र को गौर से देखते हुए सभी लोग गंभीर भाव से चुपचाप स्क्रीन को देखने लगे, अच्छी तरह जानते हुए कि असली लूट लू शेन के हाथों में थी। लेकिन चाहे वे कितनी भी देर तक प्रतीक्षा करें, वह प्रकट नहीं हुआ। हेरोल्ड ने अपनी बाहें पार की और चुपचाप सोचने लगा। हुड वाला मार्शल संत उसके पास आया और एक संदिग्ध भाव के साथ पूछा कि क्या उसके भतीजे ने कंगन तोड़ दिया है और भाग गया है, ये बताते हुए कि चूंकि वह हेरोल्ड का पारिवारिक सदस्य था, इसलिए अगर कुछ अजीब हुआ तो उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। हेरोल्ड चुप रहा, जमीन पर देखने लगा और कुछ हद तक क्रोधित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखें क्रोध और भय से भर गईं, जिससे उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसे नहीं पता था कि वे उससे ये क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि वह भी नहीं जानता था। लू शेन एक ड्रैगन था जिसे उकसाया नहीं जा सकता था। अगर उसने वाकई सभी ऊर्जा क्रिस्टल ले लिए, तो वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे लगा कि वह मर चुका है, क्योंकि अब सभी को यकीन हो गया था कि लू शेंग उसका भतीजा है, और अगर चीजें जटिल हो गईं, तो उसे डर था कि मार्शल संत उन्हें जिंदा ही फाड़ देंगे। वह लू शेंग के जल्दी वापस आने के लिए प्रार्थना करने लगा। टैन जोंगवू, जिसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे कर रखी थीं, स्क्रीन को देखने लगा और एक गंभीर भाव के साथ उसने बताया कि लू शेंग आ गया है। हमारा लड़का विशाल ऊर्जा क्रिस्टल के साथ उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगा। हमारे लड़के का शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था और उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। कई मिनट बाद वह द्वीप के किनारे पर पहुंचा और अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए धीरे से ऊर्जा क्रिस्टल को रेत पर उतारा। फिर उसने उसे छूना शुरू किया और एक आत्मविश्वासी भाव के साथ मार्शल संतों की ओर मुड़ा, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतना बड़ा ऊर्जा क्रिस्टल देखकर मार्शल संतों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। टूर्नामेंट के प्रस्तुतकर्ता, जो चश्मा पहने हुए थे, लू शेन के पास गए और अपने हाथ से ऊर्जा क्रिस्टल को छूते हुए मुस्कुराते हुए बताया कि उन्होंने कुल 545 किलो एकत्र किए हैं। सभी मार्शल संतों का ध्यान क्रिस्टल पर केंद्रित था। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सके। कम्बरलैंड की आंखें गंभीरता से भरी हुई थीं। वह हमारे लड़के को देखने लगा और इतनी मात्रा में ऊर्जा क्रिस्टल एकत्र करने के लिए उसकी प्रशंसा की। वह जानता था कि इस बार संग्रह 500 से 600 किलोग्राम के बीच पहुंच गया था, जो पिछली बार की तुलना में 50% अधिक था, जिसका मतलब था कि मार्शल संतों को पिछले की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा क्रिस्टल प्राप्त होने जा रहे थे। उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और एक दयालु मुस्कान के साथ उसने समझाया कि लू शेन की उत्कृष्टता निर्विवाद थी। अंतिम जीत और गौरव उसका था।
उसने पूछा कि उसका नाम क्या है, क्योंकि उसे उपस्थित सभी लोगों द्वारा याद किए जाने का अधिकार था। फियोना की आंखें प्यार से चमकने लगीं। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और एक हर्षित भाव के साथ उसने ये स्पष्ट कर दिया कि लू शेंग ही वह व्यक्ति था जिससे वह शादी करना चाहती थी। कम्बरलैंड का ध्यान अपनी बेटी पर केंद्रित था। वह चुपचाप उसे देखने लगा। यह नहीं जानता था कि क्या कहे। उसने खुलासा किया कि केवल हमारे लड़के को ही अपने परिवार के सबसे चमकीले रत्न को लेने का अधिकार था। लू शेंग चुपचाप जमीन पर देखने लगा। मार्शल संत ने अपनी भुजाएं पार कर ली और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। उसका शरीर घृणा से कांप रहा था। उसे एहसास हुआ कि भविष्य में वह बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगा। टोपी और सफेद मुखौटा पहने मार्शल संत ने अपनी मुट्ठी बांध ली और जब से वह ग्रैंड मास्टर के पद पर पहुंचा है, तब से निराश महसूस कर रहा था। उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ था। मुस्कुराते हुए लू शेंग ने कम्बरलैंड को सम्मान के साथ संबोधित किया और समझाया कि उसका नाम बताने से पहले उसे एक छोटा सा संदेह है जिसे वह स्पष्ट करना चाहता है। हमारे लड़के की आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं और एक अभिमानी मुस्कान के साथ उसने कहा कि उसे आश्चर्य है कि क्या प्रतिष्ठित मार्शल संत इसका उत्तर दे सकते हैं। कम्बरलैंड की आंखें भ्रम और जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। एक गंभीर नज़र से वह लू शेंग को घूरने लगा और कहा कि अगर उसके पास कोई सवाल है तो वह उसे सीधे तौर पर कह सकता है। लू शेंग ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, उसके सामने अपना सिर झुकाया और उसे धन्यवाद दिया। देर होने लगी थी और थोड़ा सोचने के बाद लू शेंग ने अपनी छोटी सी शंका प्रकट करने का फैसला किया। उसने ठंडे स्वर में पूछा कि आखिर मार्शल संत इतने बेकार कैसे थे। ये सुनकर हेरोल्ड और फियोना की आंखें भय से भर गईं, जबकि दूसरी तरफ कम्बरलैंड, तांग जोंगवो और झेंग्यू के जबड़े आश्चर्य और भ्रम में खुले रह गए। अभिमानी निगाहों से लू शेंग ने पूछा कि उन्होंने इतनी ऊंची मीनारों पर कब्जा करने और खुद को मार्शल संत कहने की हिम्मत कैसे की। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।